हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कंपनी है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करिए। कंपनी का नाम है एटीसी एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है 25 से 27 मार्च के बीच में खुलने वाला है। 118 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। दैट मीन्स कि ये बुक बिल्ड आईपीओ है जिसमें 35% कोटा जो है रिटेल कस्टमर्स के लिए रखा जाता है। कंपनी टोटल 64 करोड़ रुपीज़ उठाने का ट्राई कर रही है, जिसमें से 51 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के पास जा रहे हैं। बाकी 13.25 करोड़ रुपए जो है कंपनी का प्रमोटर की जेब में जा रहे हैं। वो अपने कुछ स्टेक यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रहे हैं। प्रमोटर जो कंपनी का है, एक ही प्रमोटर है कंपनी के अंदर में, जिनका नाम है संदीप गंगा बिशान बाजोरिया जी, जिनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में। वो जो है 68% के आसपास में आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी अब करती क्या, तो ये लिथियम आयन बैटरीज बनाती है जो कि अलग अलग साइजेज की होती हैं। छोटी बैटरीज भी बनाती है, बड़ी बैटरीज भी बनाती है, जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग दो प्लांट्स हैं। एक तो वसाई के अंदर में है और एक नोएडा के अंदर में है। वसाई के अंदर में तो मतलब ऐसे दुकानें टाइप हैं, तो जो दुकानें हैं उनके अंदर में बहुत सारी दुकानें इन्होंने ले रखी हैं, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब बना रखा है वहाँ पर इन्होंने मिलके। राइट, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है और पैसों का क्या काम में लेने वाली है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स, उनकी हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि 240 करोड़ रुपए की इस पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है। और ध्यान दीजिएगा कि ये कंपनी की जो शुरुआत है 2020 में ही हुई है। 2020 में शुरुआत करके 240 करोड़ रुपए की वैल्यू अगले 3-4 साल में लगा दी गई है, बना दी गई है। अभी ध्यान दीजिए कि 2020 के अंदर में जब कोरोना आया था और जब आईटी का मतलब जो ये जो बैटरीज का लिथियम आयन बैटरीज की पूरी डिमांड का जो बूम आया था, उसी वक्त इस कंपनी की शुरुआत हुई है। राइट, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कम थोड़े पॉजिटिव से नेगेटिव्स की चर्चा कर लेते हैं। राइट, कंपनी का जो प्रमोटर है कितने शेयर्स यहाँ पर बेच रहा है, तो 10,80,000 शेयर्स यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रहा है, 12 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है, जो कंपनी के पास में जा रहे हैं, उनमें से कंपनी बता रही है हम वो उस पैसे को किस काम में लेने वाले हैं। तो बोले 9.5 करोड़ रुपए तो हमारे जो ऑलरेडी खर्चा हो चुका नोएडा फैक्ट्री के अंदर में, उस खर्चे में थोड़ा कर्जा हो गया, तो वो कर्जा चुकाएंगे हम लोग। और 6.25 करोड़ रुपए जो और थोड़ा सा हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं नोएडा फैक्ट्री के अंदर में, उसमें थोड़ा सा खर्चा अभी और होना बाकी है। अच्छा खासा हो चुका है और करेंगे। और 7.5 करोड़ रुपए जो है हम लोग दोनों ही जो फैक्ट्रीज हैं वसाई और नोएडा, दोनों ही के अंदर में हम लोग थोड़ा सा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा करने वाले 7.5 करोड़ रुपया। और 9.5 करोड़ रुपए जो है हम लोग कंपनी के अंदर में जो काम चलता है वर्किंग कैपिटल में काम में लेने वाले हैं। दैट्स फाइन। कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह आज के दिन नहीं है। कंपनी की जो शुरुआत 2020 में हुई थी, उसके बाद में वसाई वाला जो प्लांट है वो 2020 में ही शुरू कर लिया गया। फिर 2021 के अंदर नोएडा वाला प्लांट को शुरू कर लिया गया और बाद में अभी जो है कंपनी और एक्सपेंडिचर करे जा रही है, एक्सपेंड करी जा रही है, मतलब बढ़ाई जा रही है, खुद को कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर बढ़ पाएंगे। कंपनी के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मालिक भी हैं कंपनी के, संदीप जी, और वो 3 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं आज के दिन। कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी ओन्ड हैं, कौन कौन सी खुद की हैं कंपनी की, और खुद कौन कौन सी जो है रेंट पे ले रखी हैं। तो यहाँ पर जो नोएडा वाले जो प्रॉपर्टी है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी काम कर रही है, वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। एंड बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंट पर है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, कंपनी जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो प्रमोटर जो संदीप जी हैं, वो दूसरी मतलब जो संदीप जी जिस दूसरी कंपनी में भी एज ए पार्टनर हैं उसके नाम पर है वो प्रॉपर्टी, तो वो रेंट फ्री मिल रखी है इनको। जो ऑफिस मिल रखा है वो रेंट फ्री मिल रखा है। बाकी जो वसाई वाला जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें क्या अलग अलग दुकानें जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 104, 105, 206, 207, 208 ये जो हैं ये यूनिट्स जो प्रमोटर हैं अपने संदीप जी, उन्हीं के नाम पर हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने अपनी ही दूसरी कंपनी को, मतलब ये जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठाई है उसको किराए पे दे रखी है, जिससे 3 लाख रुपए एज ए पर मंथ किराया उठाते हैं। वो 3 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं, 3 लाख रुपए इन प्रॉपर्टी से किराया उठाते हैं, 6 लाख रुपए तो घर में ही पड़े हैं। अच्छा कमाई चल रही है वैसे। संदीप जी चाहें तो इन दुकानों को कंपनी के नाम पे कर सकते थे, बट नहीं किया, गेम खेला थोड़ा। दूसरा, कंपनी की जो दूसरी प्रॉपर्टी जो कि वहीं वसाई वाले प्लांट में यूनिट नंबर 6, 8 ये जो हैं ये किराए पर ले रखी है। इन लोगों को किराया इतना इतना दे रहे हैं। राइट, कंपनी जो लोगो यूज़ करती है एटीसी बैटरीज, एटीसी ग्रुप एंड ऑल दिस, जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आईपी ले रखा है। राइट, तो वो इनको ग्रांटेड हो चुके हैं आईपीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, 81 लोग काम करें, जिसमें से 33% औरतें काम करती हैं। दैट्स नाइस।
नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी के जो सिंगल कस्टमर से ही अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो जो सिंगल कस्टमर है वो भी अपना रेवेन्यू जो है, मतलब जो अपना ऑर्डर है वो धीरे धीरे हर साल जो है कम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा इंक्रीज करने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ऑर्डर इंक्रीज किया है इस सिंगल कस्टमर ने, उसके पीछे एक रीज़न है कि इन्होंने थोड़े से मार्जिन अपने कम कर लिए, मतलब सस्ते में माल बेचा, इसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू इससे थोड़ा बढ़ने को देखने को मिला। बट स्टिल अगेन यहाँ पर अगेन फिर से घटता हुआ नजर आ रहा है, इन्होंने मार्जिन वापस बढ़ा दिए तो उसने फिर ऑर्डर छोटा कर दिया। कस्टमर 2 से ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है, और यहाँ से भी अगर लोग देखते हैं तो इसका भी रेवेन्यू जो है कुछ खास सिग्निफिकेंट बढ़ नहीं रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की जो बैटरीज है वो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर में यूज होती हैं, जो कि मिनी वाली बैटरीज ही यूज होती हैं, राइट। मतलब 57% रेवेन्यू इनका जो है मिनी बैटरी से है, तो वो भी बैंकिंग सेक्टर, दैट मीन्स की जो स्वाइप मशीन मुझे लग रहा है कि वहीं पे यूज होती होगी, बैंकिंग का ही पार्ट है बिकॉज स्वाइप मशीन वगैरह। नेक्स्ट कंपनी की जो माल है वो इंडिया में बिक जाता है, इंडिया के बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा है। मिनी से ही कंपनी का 70% रेवेन्यू जो है छोटी वाली जो बैटरीज है वहाँ से आता है, और पहले भी उसी से आता रहा है। बाकी जो मीडियम जो साइज़ की जो बैटरीज है वहाँ से भी ठीक ठाक रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी का जो फैक्ट्री यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी वसाई प्लांट की 10 लाख यूनिट सालाना तक की कैपेसिटी है, और नोएडा वाले की 26 लाख यूनिट तक की कैपेसिटी है। इसकी जो है 1 लाख तक की है स्मॉल, जो कि यूजुअली इसकी जो मिनी वाली बिक रही है और दूसरी मीडियम वाली बिक रही हैं, तो ये दो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हैं। तो इसकी 13,000 है, इसकी 5,500 है। अगर हम लोग यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पिछले साल जो है कंपनी का मिनी से 7 टोटल मिला के 7 लाख यूनिट तक का हुआ है, राइट। इसीलिए इन्होंने बताया है कि हम लोग जो नोएडा वाली फैक्ट्री जो पिछले साल तक छोटी थी तो इन्होंने बढ़ा दिया। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे रहे हो आप लोगों ने, अगर ध्यान दी कि नहीं दी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वसाई वाले से मिनी प्लांट से 6,75,000 यूनिट्स पिछले साल बनी थी, और इस साल आधे साल में सिर्फ 2,35,000 यूनिट ही बनी है। दैट मीन्स कि इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो मिनी का कम हो गया है वसाई वाले प्लांट के अंदर में, नोएडा में शिफ्ट हो गया है। दैट मीन्स कि टोटल कैपेसिटी जो है वो देखा जाए तो बढ़ा है, जैसे 6 महीने के अंदर में इन्होंने बढ़ाया है अच्छा खासा, बट मिनी का बढ़ा है, जिसमें कुछ ज़्यादा मार्जिन्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो मिनी बैटरी जो थी उनको क्या बोलते हैं, जो 100 वाट से छोटी बैटरीज जो मोबाइल में डलती है, जो बैटरीज में डलती हैं, जो स्वाइप मशीन्स में डलती हैं, जो कि स्वाइप मशीन से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन, जिनकी जो प्राइस रेंज है वो 40 रुपये से 1600 रुपये के बीच में, जिसको बेचना आसान है, वहीं से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। बड़ी बैटरी से नहीं आ रहा, बिकॉज बड़े मार्केट बैटरीज के मार्केट में मार्केट प्लेयर्स बड़े बड़े हैं, उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, वहाँ पर ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। छोटी मोटी बैटरी जो इसमें 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया, या फिर जो 1000 रुपये की बैटरी है उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो बिचौलिए को थोड़ा ज़्यादा मार्जिन बच गया, तो उन्होंने इसका माल बेच दिया। ऐसा कुछ खेल चल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म अभी तक इतना बड़ा नहीं है आज के दिन। अब थोड़ी सी अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इंडिया जो है 243 बिलियन रुपीज का बैटरीज हर साल खरीदता है, लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बैटरीज हर साल जो है खरीदता है, बाहर से इंपोर्ट करता है, मोस्टली चाइना से इंपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट भी करता है, वो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास तक का बैटरीज एक्सपोर्ट भी करता है, राइट। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है लिथियम आयन बैटरीज का, बट बन नहीं रही है यहाँ पर, तो बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर में इन कंपनीज के पास में बना हुआ है। नेक्स्ट अब कंपनी, एक थोड़ी सी आपके पास जनरल नॉलेज की और बात करता हूँ, या फिर ये मान लो कि मैं थोड़ी सी अपनी बकवास कर लूँ, अगर पसंद आए तो ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी पीएलआई स्कीम भी चलाती है, और जिसके अंदर में जो गवर्नमेंट है उसने जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर में निर्भर कम हो, इसके लिए टेंडर्स निकाले थे। पीएलआई स्कीम भी निकाली थी कि जो टेंडर्स निकाले थे उसमें अच्छी खासी गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो उस टेंडर के अंदर में 3 कंपनियों को टेंडर मिला था, एक तो ओला को, एक राजेश एक्सपोर्ट्स को, एक रिलायंस को, जिसमें से रिलायंस और राजेश एक्सपोर्ट्स ने जो फैक्ट्री है गीगा फैक्ट्री बनाने की जो बात कही थी उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ काम किया नहीं। ओला ने जरूर गीगा फैक्ट्री लगाई है तेलंगाना के अंदर में, क्योंकि ओला को मार्केट दिखता है बड़ा, और जो रिलायंस और राजेश एक्सपोर्ट्स ने उस पर काम नहीं किया, उसके पीछे मेरे को रीज़न नज़र आ रहा है कि और राजेश एक्सपोर्ट्स और रिलायंस को जो है मार्केट इसका दिखना बंद हो गया है, बिकॉज वो जो मेन फैक्ट्री लगा रहे थे वो लिथियम आयन बैटरीज की लगा रहे थे जिससे डिपेंडेंसी कम हो। तो वो जो मेन
मार्केट था उनके लिए था गाड़ियों का मार्केट, कि गाड़ियों में बैटरीज यूज होंगी जिसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस जो है वो डाउन आएगी। गवर्नमेंट का यही काम था कि प्राइस को, लिथियम आयन बैटरीज की प्राइस को डाउन लेके आया जाए। बट रिलायंस को, राजेश एक्सपोर्ट्स को वो अपॉर्चुनिटी अब नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज ये बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनको चाहिए कि कैश फ्लो रेगुलर बना रहे, क्योंकि अब अगर आप लोग गीगा फैक्ट्री लगाओगे भी तो अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा बना रहेगा तो छोटे मोटे प्लेयर्स और आज मार्केट में आ जाएंगे, राइट। तो मार्जिन जो है वहाँ पर कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा और कैश फ्लो है नहीं, बिकॉज अगर आप किसी कोई गाड़ी ले रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया, उसने एक बार बैटरी ले ली तो भी उसको सस्ते में हाथ गई, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो जिससे सस्ते में आएगी उससे ले लेगा। उसके बाद में 5-6 साल की गई, 5-6 साल तक कोई कैश फ्लो नहीं आ गया। तो वही पेट्रोल वाले गाड़ी अगर बात करते हैं, या फिर हाइड्रोजन गाड़ी जो बात करते हैं, या फिर एथेनॉल गाड़ी जो गाड़ी बात करते हैं, सीएनजी गाड़ी की बात करते हैं, तो वहाँ पर रेगुलर कैश फ्लो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, क्योंकि अब गाड़ी चलानी है तो सीएनजी भरवा के लाओ, पेट्रोल भरा के लाओ, हाइड्रोजन भरा के लाओ। तो ये जो बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, ये हाइड्रोजन प्लांट्स के ऊपर में काम कर रही है, बिकॉज वो भी एक पोल्यूशन के लिए एक बेटर ऑप्शन है, पोल्यूशन को कम करने का हाइड्रोजन गाड़ियों के थ्रू, बिकॉज वो पोल्यूशन नहीं फैलाता हाइड्रोजन, राइट। इसीलिए बैटरीज का अगर आप लोग आजकल ध्यान में दे रहे हैं तो बैटरीज का भी थोड़ा सा दुष्प्रभाव मार्केट में आ रहा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है कि बैटरीज भी बहुत नुकसान करती है इन्वायरमेंट को। ये थोड़े साल पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज बड़े कॉर्पोरेट्स चाह रहे हैं कि आप लोग सोचो इस तरीके से कि बैटरीज भी दुष्प्रभाव मार्केट इन्वायरमेंट पर डालती हैं, ताकि आप हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट को जो बड़े प्लेयर्स हैं ये चाह रहे हैं कि बैटरीज वाले सेगमेंट की तरफ में ना ले जाए दिया जाए, इधर लेके आया जाए, बिकॉज उनको प्रॉफिट इधर बैटरी वाले में नहीं है, उधर वाले में है, राइट। क्योंकि फ्यूचर में नहीं रहेगा अगर आज के दिन प्रॉफिट है तो, बट कस्टमर को फायदा है, ये बात तो श्योर है कि क्योंकि एक ढांचा है, उसमें एक मोटर लगी है, एक बैटरी लगी है, बस एक थोड़े से कंट्रोल्स हैं, और है क्या उस ढांचे के अंदर में। बाकी जो इंजन वाला जो सेगमेंट है उसमें देखो कितने कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें तो। इसीलिए बड़े प्लेयर्स चाह नहीं रहे कि मार्केट इधर जाए। तो क्योंकि ये जो टेंडर्स निकले थे इनके ऊपर में रिलायंस ने, राजेश एक्सपोर्ट्स में काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट की तरफ से फटकार भी मिली है कि आपने फिर टेंडर लिया ही क्यों जब काम ही नहीं करना था, तो राइट। क्योंकि अब उनको दिख नहीं रहा है मार्केट इधर। ओला ज़रूर काम कर रहा है, ये थोड़ी काम की बात थी। चलो अब आगे चलते हैं। तो कंपनी के अंदर में कितना पैसा लगा हुआ है उसकी अगर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, तो आज के दिन टोटल कंपनी में पैसा लगा हुआ है 71 करोड़ रुपीज़। 71 करोड़ रुपीज़ के अंदर में से मोस्टली इन्वेस्टर्स का ही पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी कर्जा भी अच्छा खासा बना हुआ है कंपनी के ऊपर में, 16 करोड़ रुपए का कर्जा लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1:1 के आसपास में, जो कि ठीक ठाक है। बल्कि छोटी कंपनी तो डेट टू इक्विटी रेशियो खराब ही माना जाएगा, बिकॉज छोटी कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो इतना हाई 1:1 रहना भी एक बुरी बात है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू जो है यहाँ पर 36 करोड़ 33 करोड़ डिप आया, फिर यहाँ पर इंक्रीज आया, फिर यहाँ पर वापस से डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग कंपेरिजन करके देखते हैं, हाई एनर्जी बैटरी जो इसी सेगमेंट में काम करती है, एवरेडी इंडस्ट्रीज जो इसी सेगमेंट में काम करती है, इनका अगर आप लोग एक चीज़ चेक करोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट पीएनएल स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्च 2024 का जो रिजल्ट है, मतलब 2024 के अंदर में इसको नुकसान देखने को मिला है डिप की वजह से, जबकि अपनी जो आईपीओ वाली जो कंपनी है इसको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। क्यों? बिकॉज 2024 के अंदर में इनको आईपीओ से पैसे उठाने हैं भाई, तो यहाँ पर डिक्रीज अगर दिखा देंगे तो आईपीओ से पैसे कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि लो मार्जिन के ऊपर में माल बेचा, बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे चार चेक करते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पर 19 करोड़, जिसमें से भी 3 करोड़ का माल बच गया, तो 16 करोड़ 1632, तो लगभग इन्होंने 100% से ज़्यादा के मार्जिन के ऊपर में माल बेचा है। यहाँ पर अगर ध्यान देखो तो 19 करोड़ जिसमें से 93 लाख का और माल इंक्लूड हुआ है, तो जिसमें से 30 करोड़ का माल यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, जिसमें से 51 लाख तो यहाँ पर इन्होंने 70-80% के मार्जिन पे ही बेचा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डबल पे बेच रहे थे मार्जिन पे, यहाँ पर इन्होंने सस्ते में बेचा। इसीलिए तो उसमें मैंने दिखाया ना कि उसने माल ज़्यादा उठाया, कस्टमर 1 ने। क्यों? क्योंकि मार्जिन इन्होंने अपने बीच में कम रखा। बट इस साल वापस इन्होंने 9 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये, तो 11 करोड़ 11 से 22, अगेन इन्होंने 50% मतलब 100% की मार्जिन पे अगेन बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो अगेन है रेवेन्यू घट गया है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी को या तो अपने मार्जिन कम करने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर में, या फिर माल कम बिकेगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का इसी साल अगर एक चीज़ और ध्यान देते हैं तो कंपनी का 22 करोड़ का माल बेचा तो है इन्होंने 6 महीने के अंदर में 100% मार्जिन के ऊपर में, क्योंकि नेट प्रॉफिट्स भी तो दिखाने हैं। नेट प्रॉफिट्स दिखाने तो इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया, दैट मीन्स कि इन्होंने अपने आप को पुश किया है मार्केट के अंदर में, ज़बरदस्ती पुश किया है। एक चीज़ और मैं नेगेटिव आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको दिख रही है मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड।
कैश फ्लो अगर स्टेटमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, यहाँ पर देखने को मिला कि ट्रेड रिसीवेबल्स हर साल इनका बढ़ता ही जा रहा है, जो कि नेगेटिव रीजन होता है। तीसरा एक चीज़ और ध्यान दोगे आप लोग, तो इन्वेंट्री स्ट्रक्चर को देखो इनके, 16 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री, फिर 6 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बच गई, 7 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई, इस लाख 26 लाख की इन्वेंट्री यूज हुई है। दैट मीन्स कि इनकी इन्वेंट्री हर साल बच रही है और वही इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है किसमें, नेट प्रॉफिट्स के अंदर में। जबकि बैटरी एक ऐसा सेगमेंट है, बैटरी वाला जो सेगमेंट है, इसके अंदर में अगर इन्वेंट्री कुछ ज़्यादा दिन तक बची रह गई या फिर पड़ी रह गई, रेवेन्यू घट रहा है, इन्वेंट्री बच रही है, तो कंपनी नेट प्रॉफिट्स दिखा कहाँ रही है, वो इन्वेंट्री की फॉर्म में दिखा रही है। जो कि अगर फ्यूचर के अंदर में इन्वेंट्री बची रहेगी तो हो सकता है कंपनी को एक बड़ा माल राइट ऑफ करना पड़े, जो कि एक नेगेटिव साइन है। जबकि कंपनी थोड़ा बहुत पैसा जो है निकाल ले पा रही है, दैट्स अगेन वेरी गुड, कैश फ्लो इज ओके, राइट। बट फ्यूचर के ऊपर में अगेन थोड़े से सवाल हैं, रिस्क है कि इतना जो, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग चीज चेक करोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 7 करोड़ और कंपनी का रेवेन्यू है 728, तो लगभग 20 से 25% का नेट मार्जिन निकाल पा रही, जो कि एक हाई मार्जिन चीज़ है, जिसमें ये कंपनी बनी रहे, छोटे मोटे प्लेयर्स दूसरे मार्केट में नहीं आएंगे। तो अगर वो आ गए तो ये जो मार्जिन है 20 से 25% का बने रहना बहुत नामुमकिन सा नजर आता है, राइट। तो आज के दिन है मुमकिन, बिकॉज फ्यूचर के अंदर में रहे ना रहे ये मार्जिन अवेलेबल। और रेवेन्यू के अंदर में हम लोग देख ही पा रहे हैं कि कंपनी को कौन सा गेम खेलना पड़ रहा है, रेवेन्यू को मैचिंग रखने के लिए पुश करना पड़ रहा है, ट्रेड रिसीवर्स बढ़ रहे हैं, कैश बच नहीं रहा है, इन्वेंट्री की फॉर्म में प्रॉफिट दिखाना पड़ रहा है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिस्की। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मैं जो डिसीजन बन रहा है वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप बन रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा डिसीजन जो है थोड़ा खराब बन रहा है। 240 करोड़ की वैल्यू लगाई है, थोड़े से नेगेटिव रीजंस, फैक्ट्री मालिक ने अपने नाम पे रखी हुई है वसाई वाली, किराए पे दे रखी है अपनी कंपनी को, नेट प्रॉफिट कमा मतलब किराया कमा रहा है, नेगेटिव रीजन। कंपनी के नाम पे कर सकता था प्रॉपर्टीज़ को और बाद में एज ए मालिक तो कंपनी का वही बना हुआ है, बट नहीं की, क्यों। दूसरा कंपनी के जो ये मार्जिन्स जो हैं वो ऊपर नीचे करने पड़ रहे हैं, मार्जिन अदरवाइज रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन सिंगल कस्टमर से ही कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, सिंगल मार्केट से ही आ रहा है, मिनी वाले से ही आ रहा है, अगेन नेगेटिव। तो ये काफ़ी सारे नेगेटिव रीजंस हैं, बाकी हमने जो टाइम के साथ में डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर, जिनको आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम लिटिल अवॉइडिंग इट। शॉर्ट टर्म सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर यहाँ पर ग्रे मार्केट प्राइस जो है जीएमपी प्राइस मोर देन 40% नजर आती है, तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही फायदा उठाया जा सकता है। बाकी 240 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू है नहीं। 2020 में खुली है, 3 साल पूरे होते हैं एज पर सेबी, 3 साल पूरे होने चाहिए आपकी कंपनी को, वो 3 साल पूरे होते आईपीओ से पैसे उठाने के लिए पहुंच गए यार। तो ये कंपनी खड़ी सिर्फ आईपीओ के लिए की गई थी या फिर कारण क्या है, तो वो थोड़े से सवाल है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड का। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले, पॉजिटिव नेगेटिव और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उनको लगता है अच्छी बात है करना तो करें, एंड नहीं लगता है नहीं करें। बाकी अपना हार्ड एंड मनी को थोड़ा सा बचा के रखें। दैट्स ऑल, फाइनली सी यू टुमारो।